डीमन स्लेयर एनीमे का एनिमेशन जितना ज्यादा अच्छा है उतना ही अच्छा है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में। डीमन स्लेयर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें हर्ट हो सकता है, या कहूँ तो वो हमारे इमोशन के साथ खेल सकती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कैरेक्टर पसंद आ जाता है या हम किसी कैरेक्टर से ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं और आगे चल के उसी कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग और सैड सीन होता है। हमारी पिछली 3 वीडियो के अंदर हम डीमन स्लेयर की 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर की टॉप 10 सैडेस्ट बैक स्टोरीज, डीमन स्लेयर के टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स और डीमन स्लेयर के टॉप 10 बेस्ट फाइट सीन्स। आप लोगों को भी ये वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है टॉप 10 सैडेस्ट डेथ सीन्स इन डीमन स्लेयर। 10 पे आती है तांजीरो की फैमिली, जिसे एपिसोड 1 के अंदर ही मुजान किबुत्सुजी ने खत्म कर दिया था और ये काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। जब तांजीरो चार को लेने जाता है और जब वो सुबह वापस आता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली अब खत्म हो चुकी है, यानी कि उसके जो छोटे भाई बहन थे, उसकी मॉम, ये सारे के सारे अब जिंदा नहीं बचे। लेकिन उसकी जो बहन थी वो जिंदा बच जाती है, लेकिन वो एक डीमन बन जाती है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा सैड था जब हमने एपिसोड 1 के अंदर इसे देखा था, जिसमें मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली मर जाती है। पर तांजीरो के डैड जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, साथ में उन हिनोकामी कागुरा भी आता था, वो अपनी ओल्ड एज और अपनी बीमारी की वजह से पहले ही गुजर चुके थे। तो तांजीरो की फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं था, ना ही उन्हें कमा कर खिलाने वाला। तो तांजीरो को ये सब करना पड़ता था, लेकिन जब तांजीरो वहाँ मौजूद नहीं था तभी मुजान ने ये सब किया। तो ये भी एक सैड लिस्ट के अंदर आना डिजर्व करती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ, जहाँ पर नंबर 9 पे आते हैं साबितो और माकोमो। तो अगर आपको अभी तक याद नहीं आ रहा है कि ये दोनों कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्यूतोमी योगा की बैक स्टोरी के अंदर हमें साबितो दिखाया गया है और ये वही है जिसकी सोल ने तांजीरो के उस पत्थर को काटने में मदद की थी। माकोमो उसकी बहन है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर थे। और जैसे कि हम लोगों को बैक स्टोरी के अंदर देखने को मिला कि इन दोनों ने फाइनल एग्जाम के टाइम पे सबको बचाया, लेकिन एंड दी एंड ये दोनों खुद ही नहीं बच पाए। और इन्होंने सबको बचाने में सबसे बड़ा हाथ था साबितो का, जो कि ग्यू से भी उस टाइम पे काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसने खुद अपने आप को ना बचाकर इन लोगों को बचाया। और उसकी डेथ भी लिटरली काफ़ी ही ज़्यादा सैड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर नंबर 8 पे आती है कगाया उबियाशिकी की फैमिली और कगाया उबियाशिकी खुद। तो चलो हम मान लेते हैं कि कगाया उबियाशिकी ने अपने आप का सेक्रीफाइस किया था अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल थी। उन्होंने अपनी फैमिली उन्होंने अपनी वाइफ और अपने 2 बेटियों को भी उसके साथ शामिल कर लिया और उनको भी अपने साथ धमाके में उड़ा लिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है एक कैरेक्टर के लिए। बेसिकली उबियाशिकी का जो प्लान था वो ये था कि वो मुजान को अपने पास बुलाएंगे और मुजान उनके पास खुद चल के भी आ जाएगा, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास था कि मुजान उनसे मिलना चाहता है। मुजान जब आता है तो ग्यो में से पहले ही बात करके रखते हैं कि जब मुजान यहाँ पे आए तो वो अपने आप का सेक्रीफाइस कर देंगे मुजान को यहीं रोकने के लिए, और बाकी सारे हाशिराज को वो इकट्ठा कर लेंगे ताकि मुजान उनके जाल में फंस जाए। अभी बिल्कुल ऐसा ही है, वो अपनी फैमिली और अपने आप का सेक्रीफाइस करके मुजान को वहाँ रोक लेते हैं, लेकिन मुजान अपने थोड़े से प्लान को आगे बढ़ाते हुए उन सबको इन्फिनिटी के असल में गिरा देता है। लेकिन फिर भी उबियाशिकी इतने ज़्यादा स्मार्ट थे कि उन्होंने अपने बेटे कीरिया उबियाशिकी को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो अब मुजान का काम तमाम करने में हाशिराज को गाइड कर सके। और वो भी ऐसा ही करता है, वो पूरे इन्फिनिटी कैसल में सारे हाशिराज को गाइड करता है अपने क्रोज और योशिरो के ब्लड डीमन आर्ट से। तो यहाँ पे नंबर 7 पे एक डीमन का डेथ सीन है। नॉर्मली जो डीमंस होते हैं उनके जो डेथ सीन्स होते हैं वो इतने ज्यादा सैड नहीं होते, बट इस लौते डीमन का डेथ सीन काफी ज्यादा सैड है। साथ में इसकी वाइफ की भी जो डेथ थी वो भी काफी ज्यादा सैड थी उसकी बैक स्टोरी के अंदर, और मैं बात कर रहा हूँ अकाजा की। यहाँ पे नॉर्मली अगर हम सबसे पहले बात करें अकाजा की वाइफ की, तो वो बचपन से ही काफी ज्यादा बीमार रहती थी, थोड़ी बहुत रिकवरी की थी और वो काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो गई थी। देन इन दोनों की शादी का फैसला हो जाता है, जो कि अकाजा के जो मास्टर होते हैं वो इन दोनों की शादी कराने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन इनकी शादी होने से पहले इनके आस पड़ोस के जो डोजो वाले थे वो इनसे जलने के कारण इनके कुएं में जहर मिला देते हैं। और देन जो अकाजा की वाइफ थी और उसके मास्टर थे उनकी काफ़ी बुरी तरीके से डेथ हो जाती है, जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था मूवी के अंदर। जब आपने देखा होगा तब काफ़ी ज़्यादा सैड मुझे ये सीन लगा था। हालांकि कुछ चोमू लोग मेरे पास बैठे थे जो कि इस सीन पे हंस रहे थे, बट मैंने उनको इग्नोर किया और इस सीन की जो इमोशनल डेप्थ सीन थे उसे फील किया। हम यहाँ पे बात करें अकाजा की, तो अकाजा बचपन से ही या फिर कहूँ तो इस घटना के बाद से ही वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लोगों को हेट करने लग जाता है, क्योंकि कमज़ोर लोग सामने से आके लड़ाई नहीं करते, वो पीछे से हमला करते हैं और कुएं में पॉइजन मिला देते हैं। इसीलिए अकाजा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन जब उसे अपनी ये बैक स्टोरी याद आती है तब अकाजा अपने आप को ही अपने ही ब्लड डीमन आर्ट से मार देता है। और इसकी डेथ भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, लेकिन बुरे चीज़ों से या कहूँ तो डीमन बनने के बाद अपनी मेमोरी लॉस के कारण ये काफ़ी ज़्यादा बुरा बन जाता है। लेकिन एंड द एंड जब इसे सब याद आता है तो ये अपने आप को ही मार देता है और यही सबके लिए अच्छा समझता है। यहाँ पे नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और नंबर 6 पे जो डेथ सीन है वो भी इसी मूवी से रिलेटेड है और वो है शिनोबू का डेथ सीन, जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि डोमा से मिलने के बाद उसे फ्लैशबैक याद आते हैं कि जो उसकी बड़ी बहन कनाई थी
उसे मारने वाला और कोई नहीं डोमा ही था। ये सुनकर शिनोबू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डोमा से लड़ना शुरू कर देती है और वो डोमा को फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर दे भी रही थी क्योंकि डोमा उसे सीरियस नहीं ले रहा था। बट एट द एंड डोमा उसे कंज्यूम कर लेता है और शिनोबू की डेथ हो जाती है। हम लोगों को यहाँ पे पता चलता है कि जो शिनोबू की डेथ थी वो पहले से फिक्स थी, वो भी शिनोबू की तरफ से, यानी शिनोबू ने इसे पहले ही फिक्स कर रखा था कि जब भी वो उस डीमन से मिलेगी तो वो अपने आप को उसे परोस देगी, या कहूँ तो वो अपने आप को उसे खाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन शिनोबू ऐसा ही करती है और वो डोमा उसके प्लान में फंस जाता है। ज़्यादा स्पॉइलर मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट मूवी के अंदर ये सब पता चल जाएगा। हम नंबर 5 पे आ चुके हैं और नंबर 5 पे जो डेथ सीन है वो काफ़ी ज़्यादा सैड सीन है। वो है रेनगोकू क्योजिरो की डेथ सीन। मुगेन ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा कि पहले एनवू से तांजिरो और इनोसुके निपट लेते हैं और रेनगोकू ट्रेन के अंदर सारे लोगों को बचा रहे होते हैं। देन यहाँ पर अकासा की एंट्री हो जाती है और रेनगोकू से फाइट करके एंड में खुद शहीद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने जो फाइट की और उनका जो सेक्रीफाइस था वो काफ़ी ज़्यादा औसम था। उन्होंने ट्रेन के अंदर एक भी इंसान को मरने नहीं दिया। वहाँ पर एक लोअर मून और एक अपर मून के आने के बाद भी एक भी इंसान की जान नहीं गई। हालांकि वो खुद नहीं बच सके, लेकिन फिर भी उनका जो सेक्रीफाइस था वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा औसम था। और डीमन स्लेयर की ये मूवी अभी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे रैंक कर रही थी, लेकिन अब ये सेकंड रैंक पे आ चुकी है। केवल रेनगोकू का फैन बेस इतना ज़्यादा है जितना बाकी हाशिरास का नहीं है। और रेनगोकू की डेथ आज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सैड लगती है और काफ़ी ज़्यादा वो उदास हो जाते हैं ये सुन के। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रेनगोकू की डेथ इतनी पीछे कैसे आ रही है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी रैंक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी की डेथ को रैंक करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है, भले ही वो एनीमे ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अब तक आपने सारे के सारे डेथ सीन्स देखे वो सारे के सारे एनीमे के और बिना स्पॉइलर के थे। लेकिन अब जो यहाँ पर सीन्स आने वाले हैं वो सारे के सारे स्पॉइलर वाले होंगे। यानी कि जो बची हुई 4 डेथ्स हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा सैड है, साथ में वो मांगा से ली गई है। तो अगर आप लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इसी पॉइंट पे वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। थैंक यू। नंबर 4 पे आते हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा। तो मैं स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग का यूज़ करते हैं और वो अभी करंट हाशिराज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा है। इनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा सैड हम मान सकते हैं। ग्योमे की बैक स्टोरी हमें हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर सुना दी गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी थी। और हमें ये भी पता चलता है कि ग्योमे बचपन से ही ब्लाइंड मैन है। यहाँ पर अपर मून 1 के साथ फाइट करते टाइम भी ग्योमे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को काबू में रखते हैं और अपर मून 1 को हराने में कामयाब हो जाते हैं। ग्योमे ने इसी फाइट के बीच में अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेक कर लिया था। और बेसिकली डीमन स्लेयर मार्क का एक रूल ये कहता है कि अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हालांकि यूरिची ने उसे सर्वाइव कर लिया था, लेकिन ग्योमे के केस में ऐसा नहीं होगा। बाद में अपर मून 1 उसे बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, जब एक इंसान ने डीमन स्लेयर मार्क को 25 एज के बाद में अनलॉक किया था, उसकी डेथ 24 आवर्स में ही हो गई थी। यानी ग्योमे की डेथ यहीं पर फिक्स हो जाती है। अपर 1 को मारने के बाद में वो चले जाते हैं मुजान के सामने, जहाँ पर वो मुजान को हराने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं हमारे बचे हुए पिलर्स की। और एंड दी एंड जब मुजान खत्म हो जाता है तो ग्योमे भी अपना दम तोड़ देते हैं। ग्योमे की डेथ इसलिए भी सैड है क्योंकि आफ्टर लाइफ की जो सीन है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ हमें दिखाई गई है। वो सारे बच्चे जो आपने ग्योमे के बैक स्टोरी के अंदर देखे थे, जो कि डीमन से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो भाग नहीं रहे थे, वो ग्योमे की मदद करना चाहते थे। यानी कि वो एक ऐसा हथियार ढूंढने चाहते थे जिससे ग्योमे उन्हें बचा पाए और डीमन को हरा पाए। में डीमन स्लेयर कॉर्प्स के जितने भी छोटे मोटे डीमन स्लेयर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे ग्योमे की डेथ सीन पर। और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे हाशिरास की भी डेथ हुई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हमारे लिए बन जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि बहुत सारे हाशिरास की डेथ हुई थी, तो जो नंबर 3 पे आती है वो स्टोरी भी इन्हीं हाशिरास में से एक की है। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 हाशिरास आते हैं, वो है मित्सुरी और ओबना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीमन स्लेयर के अंदर इन दोनों की शिपिंग की जाती है, यानी कि इन दोनों की एक लव स्टोरी बना रखी है पूरे डीमन स्लेयर फैंडम ने। लेकिन मांगा के एंड तक हमें ये चीज कंफर्म हो जाती है क्योंकि ये दोनों सच में एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। मांगा के एंड में तो यहाँ तक कि इगुरु ओबनाई ने मित्सुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुसान से अकेले 1v1 फाइट भी की थी, वो भी बहुत देर तक, जब तक तांजिरो वहां नहीं हो जाता। तो वो यहाँ पे ओबनाई का फेस भी देखने को मिलता है, लेकिन वो फेस ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि मुसान के एक टेंटिकल अटैक ने उसके पूरे फेस बहुत सारे कट लगा दिए थे, जो कि उसके पूरे फेस की हालत बिगाड़ देता है। हालांकि मित्सुरी यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वीक है मुसान के सामने, और मुसान के एक भी अटैक वो नहीं झेल पाती। पूरी फाइट खत्म होने के बाद में जब सारे का सारा माहौल शांत हो जाता है, तब हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं। बट ये लिटरली काफ़ी ही ज़्यादा सैड सीन था क्योंकि ये दोनों की जो बातें थी वो काफ़ी ही ज़्यादा सैड और मेरे दिल को छू जाती है। ये दोनों बोलते हैं कि इस जन्म में तो हम एक दूसरे के नहीं हो पाए, बट अगले जन्म के अंदर अगर आफ्टर लाइफ में हमें मौका मिलता है तो हम एक दूसरे से ज़रूर शादी करेंगे। और होता भी ऐसा ही है।
फ्यूचर आर्क के अंदर हम देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बट फिर भी इन दोनों की डेथ भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे बट ऐसा नहीं हो पाता। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नंबर 2 पे भी 2 ही कैरेक्टर आते हैं जो कि अपर मून 1 से फाइट करते वक्त शहीद हो गए, बट लिटरली इन दोनों की डेथ काफ़ी ही ज़्यादा सैड मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर आता है वो है मुइचिरो तोकितो और दूसरा कैरेक्टर है गेन्या शिनाजुकावा। सबसे पहले हम गेन्या की बात करते हैं। गेन्या जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था और वो हाशिरा बनना चाहता था। वो अपने बड़े भाई सानेमी से वापस माफ़ी मांगना चाहता था और उसके साथ नॉर्मली लाइफ काटना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका सामना इन्फिनिटी कैसल के अंदर हो जाता है अपर मून 1 कोकोशिबो से। पर कुछ सानेमी भी इस फाइट के अंदर शामिल था और वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश करता है, बट फिर भी गेन्या अपने डीमन फॉर्म का यूज़ करके कोकोशिबो को पकड़ने में या कैप्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और कोकोशिबो की फाइट में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बट एट दी एंड कोकोशिबो का एक अटैक उसके बिल्कुल सेंटर में लगता है और उसकी आधी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और वो उसका आधा हिस्सा ही बचता है। वो अपनी डीमन पावर से भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था और ये सीन काफ़ी ज़्यादा सैड मुझे लगता है। उसकी बॉडी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है, तब सानेमी कोकोशिबो को डिफीट कर देते हैं और देन सानेमी उसके पास आता है और उसे माफ़ी मांग लेता है। साथ में इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है, बट अब गेन्या यहाँ पर नहीं रहा क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है और गेन्या वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाता है। यहीं पर गेन्या की डेथ हो जाती है जो कि काफ़ी ही ज़्यादा सैड थी। देन इसी के बगल में जो मुइचिरो तोकितो है, यंगेस्ट हाशिरा जिसकी एज केवल 14 ईयर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाशिरा बन जाते हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। उनकी बॉडी को कोकोशिबो के एक अटैक ने बीचों बीच से काट दिया था। जब सबसे पहले कोकोशिबो यहाँ पर फाइट कर लिया है जब कोकोशिबो फाइट के लिए यहाँ पर आए थे तब यहाँ पर सिर्फ मुइचिरो ही अवेलेबल था और उन्होंने मुइचिरो को काफ़ी बुरी तरीके से मारा था और यहाँ पर उनकी जो तलवार थी या काउंटर स्वॉर्ड थी वो उसके चेस्ट के अंदर घुसा के उसे दीवार पे लटका दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा था मुइचिरो के लिए। और देन कोकोशिबो उसे बताते हैं कि वो उन्हीं का डिसेंडेंट है, यानी कि जो मुइचिरो है वो कोकोशिबो का ही डिसेंडेंट लगता है क्योंकि कोकोशिबो की फैमिली थी तो मुइचिरो उनका डिसेंडेंट हो सकता है। यहाँ पर मुइचिरो ने भी काफ़ी बड़ा रोल निभाया था, सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को रेड करके, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी जिससे कोकोशिबो की फाइट में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन हमारे सबसे यंगेस्ट हाशिरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपर मून डीमन के सामने नहीं टिक पाते और एंड द एंड वो भी सेंटर से कट जाते हैं। जिस तरह गोजू की डेथ हुई थी उसी तरह मुइचिरो की भी डेथ हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा सैड सीन था क्योंकि अपनी काफ़ी छोटी एज के अंदर उनकी डेथ हो जाना एक काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटाइज चीज़ थी बाकी हाशिरास के लिए, ऑडियंस के लिए, और ये वाली डेथ सीन्स भी नंबर 2 डिजर्व करती है। तो यहाँ पे वीडियो को अब एक लास्ट स्टोरी तक देख लो, उसके बाद मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। अब नंबर 1 पे जो डेथ सीन आता है वो और कोई नहीं, वो है यूरिची और यूरिची की वाइफ का डेथ सीन। सबसे पहले हम यूरिची की वाइफ के डेथ सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, देन यूरिची जाते हैं मिडवाइफ को लेने के लिए, यानी कि नर्स को लेने के लिए, और जब वो जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि वो एक आंटी या अंकल की मदद करने लग जाते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट वो उसकी मदद करने लग जाते हैं जिस कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। और जब वो अपने घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक डीमन ने उनकी वाइफ और एक उनके बेटे को मार दिया होता है। ये लिटरली काफ़ी ही ज़्यादा सैड सीन मुझे लगता है आज भी। यूरिची इस बात से इतनी ज़्यादा ट्रोमेटाइज हो जाते हैं कि वो वहीं पर उनकी वाइफ की बॉडी को लेकर 10 दिन तक बैठे रहते हैं। देन कुछ हाशिराज और डीमन स्लेयर्स आते हैं जो कि यूरिची की मदद करते हैं। देन यूरिची डिसाइड करते हैं कि डीमन स्लेयर बनने का और सारे के सारे डीमंस को खत्म करने का। हम यूरिची को देखते हैं जो कि यूरिची डीमन स्लेयर बनने के बाद जब 80 ईयर्स के हो जाते हैं अपने डीमन स्लेयर मार्क के होने के बावजूद, तब उनके सामना होता है अपर मून 1 कोकोशिबो से, जो कि एक डीमन है। ये डीमन उनका जुड़वा भाई है जो कि है मिचिकात्सु। देन यहाँ पे यूरिची को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो मिचिकात्सु को काफ़ी ज़्यादा ज्ञान बांटते हैं और देन उसके ऊपर एक अटैक करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी अटैक था कोकोशिबो के लिए अपर मून होने के बावजूद। वो यूरिची के एक अटैक से ही अपनी गर्दन को संभालने लग जाता है और दूसरा अटैक करने से पहले यूरिची अपने लेजेंडरी पोस्ट के अंदर मर जाते हैं। ये वाली डेथ सैड थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, बट ये एक लेजेंडरी डेथ हम कह सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की डेथ भी एक सैड डेथ ही होती है। देन अब मैं आपको सबको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने किस सारी डेथ को बोला या फिर रैंक किया तो वो कोई रैंकिंग नहीं थी। सबकी डेथ सैड होती है, किसी की भी डेथ हैप्पी नहीं होती, लेकिन नंबर से लोगों को समझने में ईजी होता है इसलिए मैंने इसमें रैंकिंग ऐड कर दी, लेकिन ये कोई रैंक नहीं है। सबकी डेथ सैड होती है और ये आप बात मान सकते हो। देन अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना RIP रेप और मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ किसी और वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड पीस आउट। सब्सक्राइब कर देना।